हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार बारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएसी एग्जाम विद विशाल कुमार बारी पर। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की थी एनेस्थीसिया के बारे में, एनेस्थीसिया की सामान्य शब्दावलियों के बारे में, जो डेफिनेशन थी उनके बारे में, उसके अलावा एनेस्थीसिया देते टाइम क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सभी के बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि कौन से टाइप का एनेस्थीसिया किस पशु को किस कंडीशन में देना है, ये कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो इस चीज के बारे में हम आज बात करेंगे कि एनेस्थीसिया का चयन कैसे किया जाए। सिलेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया होता क्या है, एक ही प्रकार की औषधि या एक ही प्रकार का एनेस्थीसिया विभिन्न पशुओं में एक शल्य क्रिया करने के लिए नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? हर पशु में अलग अलग एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है। अब हम इस पे बात करते हैं कि क्यों पड़ती है। क्योंकि हर पशु की एनाटॉमी, शारीरिक रचना, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब है कि शारीरिक क्रिया, वह उपापचय, उपापचय अलग अलग होता है। कुछ पशु तो जुगाली करते हैं, वह कुछ नहीं करते। कुछ पशु जुगाली करते हैं, कुछ नहीं करते। तो इन सभी को आधार बनाकर, एनाटॉमी को, फिजियोलॉजी को, उपापचय को, जुगाली को, इन सभी को आधार बनाकर हम एनेस्थीसिया का यूज करते हैं कि किस प्रकार का एनेस्थीसिया किस प्रकार के पशु में यूज किया जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं, एक एक टॉपिक पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पशु की ब्रीड के बारे में कि कौन से पशु की ब्रीड है और क्या उस पर एनेस्थीसिया यूज लिया जाएगा। हम पहले लेते हैं पशु की ब्रीड, एनिमल ब्रीड। एनिमल ब्रीड के बारे में हम बात करते हैं। ब्रेकिया सेफेमलिक, ब्रेकिया सेफेमलिक, यह एक कुत्ते की ब्रीड है। यह एक कुत्ते की ब्रीड है। इस ब्रीड में होता क्या है, जो कुत्ते का सॉफ्ट प्लेट भाग है, सॉफ्ट प्लेट, यह भाग लंबा होता है, जिसके कारण कुत्ते को सर्जरी के दौरान या पशु को सर्जरी के दौरान सेफिया ब्रेकिया सेफेमलिक जो ब्रीड वाला कुत्ता है, इसको सर्जरी के दौरान श्वास लेने में दिक्कत आती है, श्वास लेने में दिक्कत आती है, दिक्कत आती है। तो इस कंडीशन में इसको एंडो ट्रेकिया ट्यूब, एंडोट्रेकिया ट्यूब डाल लगाई जाती है, जिससे आसानी से शल्य क्रिया के दौरान ब्रेकिया सेफेमलिक ब्रीड के कुत्ते श्वास ले सके। और अब बात करते हैं कि इनमें ये दिक्कत आती है, तो जनरल एनेस्थीसिया हमने दे दिया इनमें, इन कुत्तों में। तो साधारण सी की सिंपल सी बात है कि श्वास लेने में ज्यादा कठिनाई होगी, इनका दम भी घुट सकता है सर्जरी के दौरान। तो इनमें किस प्रकार के एनेस्थीसिया यूज लेते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इनमें जो अल्ट्रा शॉर्ट प्रकार के एनेस्थीसिया होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट, लघु अवधि, लघु अवधि, या फिर बात करें इसी में सूंघने वाले एनेस्थीसिया,
तो इनमें अल्ट्रा शॉर्ट लघु अवधि के एनेस्थीसिया या फिर सूंघने वाले एनेस्थीसिया काम में लिए जाते हैं। तो ये तो हो गई एनिमल ब्रीड के बारे में बात की। एनिमल ब्रीड पे क्या डिपेंड करेगा? एनिमल ब्रीड में हमने कुत्ते की बात की है कि कुत्ता ब्रेकिया सेफेमली के नाम की स्पीसीज होती है, ब्रीड होती है। तो इसमें सॉफ्ट प्लेट लंबा होता है, श्वास लेने में इस वजह से दिक्कत आती है। श्वास लेने में भी दिक्कत क्यों आती है? सॉफ्ट प्लेट लंबा होगा तो क्यों दिक्कत आएगी? एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि सॉफ्ट प्लेट लंबा होने की वजह से श्वास लेने में दिक्कत क्यों आती है। तो इस क्यों का मतलब यहाँ है कि श्वास मार्ग छोटा होता है। ये यहां से फिर से इनपुट कर सकता है। अगर किसी प्रकार के किसी ब्रीड के कुत्ते में, या ब्रीड का नाम दे देगा ब्रेकिया सेफेमली के ब्रीड के कुत्ते में सॉफ्ट प्लेट लंबा होता है और उसको श्वास लेने में दिक्कत आती है। तो श्वास लेने में दिक्कत क्यों आती है? सो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा श्वास मार्ग छोटा होता है, श्वास मार्ग बड़ा होता है, सॉफ्ट प्लेट की लंबाई श्वास मार्ग से छोटी होती है, सॉफ्ट प्लेट की लंबाई श्वास मार्ग से बड़ी होती है। ये सभी आपको, या और भी वो बना सकता है, ट्रैकिया मार्ग छोटा होता है या नासा मार्ग छोटा होता है, बहुत ऑप्शन बना सकते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि श्वास मार्ग छोटा होता है, ये सभी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं ब्रीड से, आगे हम बात करेंगे एनिमल स्पीसीज की, कि किस प्रकार की स्पीसीज में किस प्रकार के एनेस्थीसिया यूज लिए जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को रोक के पढ़ने के लिए, जिससे आपको आसानी रहेगी स्क्रीनशॉट में बार में रिवाइज करने में। दूसरे हम बात करते हैं एनिमल स्पीसीज के बारे में। तो हम एनिमल स्पीसीज के बारे में हम बात करते हैं कि एनिमल स्पीसीज में क्या काम करते हैं। तो हर स्पीसीज में अलग अलग प्रकार का एनेस्थीसिया दिया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं पहले जुगाली करने वाले जो पशु हैं, जुगाली करने वाले की हम बात करते हैं, तो इस प्रकार के पशुओं में हमें जनरल एनेस्थीसिया यूज नहीं लेना चाहिए। जनरल एनेस्थीसिया यूज नहीं लेना चाहिए। अब जनरल एनेस्थीसिया यूज नहीं लेना चाहिए, इनमें जहां तक संभव हो, जहां तक के लगभग 100% केसों में हमें इसमें रीजनल एनेस्थीसिया यूज में लेना चाहिए। रीजनल एनेस्थीसिया। अब बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया यूज में क्यों नहीं लेना चाहिए। जनरल एनेस्थीसिया हम पशु में यूज में लेते हैं तो पशु लंबे समय के लिए 7 से 10 घंटे या और भी ज्यादा घंटे के लिए अचेत अवस्था में चला जाता है। अचेत अवस्था में जाने के बाद में होता क्या है, जो जुगाली वाले पशु करते क्या है, पहले तो भोजन को ग्रहण करते हैं, खाते हैं और रोमन में ले जाते हैं, फिर उनको रिगर्जिटेशन करते हैं, मतलब थोड़े थोड़े को मुंह में वापस लाके रोमन से, और उनको चबाते हैं और फिर वापस पचाते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया में टाइम लगता है। तो ये खाना खा रखा होगा अगर जुगाली करने वाले पशुओं ने, तो ये रिगर्जिटेशन की क्रिया, जुगाली वाली क्रिया नहीं होगी। ये नहीं होगी तो ये 7 से 8 घंटे अचेत पड़े रहेंगे, तो ये क्रिया भी नहीं होगी। ये क्रिया नहीं होगी तो इनमें आफरा टिम्पेनी आना प्रारंभ हो जाता है। आना प्रारंभ हो जाता है, ये आना प्रारंभ, आफरा टिम्पेनी आना प्रारंभ हो जाता है। तो इसके कारण होता क्या है, इसके कारण सांस लेने में कठिनाई आती है। श्वास लेने में कठिनाई आती है और पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो जहां तक संभव हो जुगाली करने वाले पशुओं में
हमें रीजनल एनेस्थीसिया यूज लेना चाहिए। जनरल एनेस्थीसिया यूज लेंगे तो 7 से 8 घंटे अचेत अवस्था में रहेगा पशु। आफरा या टिम्पनी आना प्रारंभ हो जाएगा। ये आफरा या टिम्पनी आना स्टार्ट हो जाएगा, श्वास लेने में कठिनाई होगी और अंत में पशु की मृत्यु हो सकती है। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं घोड़ों में। घोड़ों में होता क्या है कि घोड़ों की जो मसल्स रिएक्शन एक्टिविटीज है बहुत हाई रहती है सभी पशुओं से। उसमें एनेस्थीसिया का जो नॉर्मल एनेस्थीसिया है उनका असर तुरंत डाउन हो जाता है। तो घोड़ों में हमें नर्व ब्लॉकिंग करके के लिए करके सर्जरी करनी चाहिए। अब नर्व ब्लॉकिंग से होगा क्या? नर्व ब्लॉकिंग से घोड़ा एकदम कंट्रोल में आ जाएगा, पूर्णतः कंट्रोल में आ जाएगा। और इससे एक फायदा होगा, जब सर्जरी करेंगे तो घोड़ा उछल कूद नहीं करेगा। उछल कूद नहीं करेगा जिसके कारण अन्य जो घाव होते हैं, अगर घोड़ा उछल कूद करेगा तो घाव होंगे, तो ये जो घाव होंगे इनसे बचा जा सकता है, घावों से बचा जा सकता है। तो इसमें क्या है, घोड़ों में हमने बात की कि घोड़े में नर्व ब्लॉकिंग एनेस्थीसिया यूज में लेते हैं, जिससे सर्जरी के दौरान घोड़ा उछल कूद नहीं करता और जो उछल कूद से होने वाले घाव हैं उनसे हम बच सकते हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ सर्जरी के बारे में कि आप किस प्रकार की सर्जरी कर रहे हैं, तो आपको किस प्रकार का एनेस्थीसिया यूज में लेना चाहिए। मैं बात करता हूं आगे टाइप ऑफ सर्जरी। टाइप ऑफ सर्जरी की हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ सर्जरी किस प्रकार डिपेंड करती है, ये क्या होता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी के सीजेरियन ऑपरेशन करना है, किसी भी पशु के, तो सीजेरियन सर्जरी के दौरान होता क्या है, सीजेरियन सर्जरी का मतलब है कि ऑपरेशन करके गर्भ में पल रहे बच्चे को, गर्भ में पल रहे बच्चे को बाहर निकालना। तो इसमें हम बात करते हैं सीजेरियन में हमें किस प्रकार का एनेस्थीसिया यूज में लेना चाहिए। इसमें बारबिटूरेंट्स, बारबिटूरेंट करके एनेस्थीसिया जो होते हैं हमें ये काम में लेना चाहिए। इसमें होगा कि बारबिटूरेंट में हम यूज लेंगे तो सॉरी दोस्तों, बारबिटूरेंट यूज नहीं लेते, इसमें बारबिटूरेंट से एनेस्थीसिया यूज में नहीं लेते। अगर हमें सीजेरियन करना है तो हम इसमें सिंपली रीजनल एनेस्थीसिया यूज में लेंगे। अब बात आती है कि सीजेरियन में बारबिटूरेंट्स एनेस्थीसिया यूज में क्यों नहीं लेते। तो बारबिटूरेंट्स जो होते हैं ये एक जनरल एनेस्थीसिया का प्रकार है। इस एनेस्थीसिया में अगर हम ये बारबिटूरेंट्स एनेस्थीसिया काम में लेंगे तो इसमें होगा क्या कि बच्चे की जान पे खतरा आ जाता है, बच्चे की जान पर खतरा आ जाता है। बच्चे की जान पर खतरा कैसे आता है, श्वास लेने में ये कठिनाई पैदा करते हैं, श्वास लेने में कठिनाई। तो ये जो बारबिटूरेंट्स एनेस्थीसिया है सीजेरियन ऑपरेशन के दौरान बच्चे की जान पर खतरा आ जाता है,
खतरे में ये बच्चे को श्वास लेने में कठिनाई पैदा करते हैं, जिस कारण बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है इसमें। तो इस प्रकार के जो ऑपरेशन होते हैं सीजेरियन में, तो इनमें रीजनल एनेस्थीसिया काम में लेना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तीन टॉपिक हो गए, एनिमल ब्रीडिंग, स्पीसीज, टाइप ऑफ सर्जरी। आगे हम बात करते हैं पशु की स्थिति, हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं, पशु की हेल्थ। हेल्थ ऑफ एनिमल। हेल्थ ऑफ एनिमल में हम बात करते हैं कि पशु की हेल्थ क्या है, उसी प्रकार से उसको एनेस्थीसिया देना चाहिए। अब बात करते हैं हम, मान लीजिए पशु को लीवर व किडनी से संबंधित बीमारियां हैं। लीवर व किडनी से संबंधित बीमारियां हैं, तो ऐसे में हम अगर जनरल एनेस्थीसिया पशु को दे देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया हमने पशु को दे दिया, तो इसका असर बहुत ही हानिकारक प्रभाव दिखाता है, हानिकारक प्रभाव। अब क्यों दिखाता है हानिकारक प्रभाव? जो जनरल एनेस्थीसिया का अवशोषण है ना, अवशोषण ये लीवर और किडनी के द्वारा ही होता है, और लीवर किडनी की बीमारी पहले से पशु को है, तो ऐसे में इसका अवशोषण नहीं होगा, ये हानिकारक, ये लंबे समय तक अपना प्रभाव दिखाएगा पशु के शरीर। तो इस प्रकार के ऑपरेशन में अगर पशु के लीवर किडनी की बीमारी है, तो इस प्रकार की सर्जरी में, शल्य क्रिया में, ऑपरेशन में जनरल एनेस्थीसिया यूज नहीं लेती। अब बात आती है कि तो किस प्रकार के एनेस्थीसिया हम यूज में लेंगे, तो इसमें हम जहां तक संभव हो इन प्रकार की में हम लेंगे रीजनल, लोकल, रीजनल लोकल प्रकार के एनेस्थीसिया यूज में लेंगे। तो ये हो गई हेल्थ ऑफ एनिमल की बात। और अगर पशु कमजोर है तो भी उसमें एनेस्थीसिया की डोज बड़ी कैलकुलेट गणना करना जरूरी है, गणना करना। अगर इसमें पशु कमजोर स्थिति में है, एनेस्थीसिया की डोज की गणना नहीं की गई, तो कम खुराक से भी, कम खुराक या डोज से भी पशु की मृत्यु संभव है। इसमें हम एक और एनेस्थीसिया ले सकते हैं, रीजनल लोकल एपिडुलर। तो ये हो गई हेल्थ ऑफ एनिमल्स की बात कि लीवर व किडनी की बीमारियों में जनरल एनेस्थीसिया हानिकारक प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि ये अवशोषण इनका लीवर व किडनी के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार के एनेस्थीसिया में हमें रीजनल, लोकल व एपिडुलर प्रकार के एनेस्थीसिया यूज में लेनी चाहिए इस प्रकार की सर्जरी में। अब दूसरी बात करते हैं, अगर पशु कमजोर है तो उसके एनेस्थीसिया की गणना भी हमें करनी चाहिए कि कितनी दवा देने तक ये ठीक रह सकता है। क्योंकि अगर हमने कमजोर पशु को कम खुराक भी दे दी ना, बिल्कुल लो डोज भी, तो पशु की मृत्यु संभव हो, ऐसे में मृत्यु हो सकती है उसकी लो डोज। तो इसकी भी गणना मतलब सावधानी से करनी चाहिए, डोज की भी कमजोर पशु में। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, स्क्रीनशॉट से बाद में रिवाइज करने में बहुत आसानी रहेगी। आगे हम बात करते हैं एज की। एनिमल एज, एनिमल एज पे हम बात करते हैं कि एनिमल एज में क्या डिपेंड करते हैं। एनिमल एज में हम पहले बात करते हैं, अगर पशु वृद्ध है,
वर्ग पशु में होता क्या है, जो उपापचय सिस्टम है, जो अवशोषण तंत्र है वर्ग पशु का कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो इसमें जनरल एनेस्थीसिया यूज में नहीं लेते, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया इसमें उपयोग में नहीं लेंगे, क्योंकि इस उम्र में पशु एक तो कमजोर तो होगा ही, साथ में लीवर की, किडनी, हार्ट से संबंधित बीमारियां और हो जाती हैं पशुओं में। तो इसमें जनरल एनेस्थीसिया यूज में ना लेकर रीजनल यूज में लेना चाहिए इस एज में। तो जनरल एनेस्थीसिया यूज में ना लेकर रीजनल यूज में लेना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि अगर पशु नवजात है, नवजात पशु की हम बात करते हैं कि नवजात पशु में क्या होता है, कौन से एनेस्थीसिया यूज में लेना चाहिए। अगर पशु नवजात अवस्था में है, मतलब बेबी है, तो इसमें होता क्या है कि इनमें जो शरीर की रचना है, एनाटॉमी है, एक फिक्स रहती है, सीमित आकृति की रहती है, सीमित, साथ में मांसपेशियां भी सीमित रहती हैं। अब बात करते हैं कि पशु की रचना भी सीमित है, मांसपेशियां भी सीमित है, और इनमें जो निष्क्रिय तंत्र है डेटॉक्सिफाइड, मैं लिख देता हूं, निष्क्रिय तंत्र काम नहीं करता इनमें, और काम क्या होता ही नहीं है, निष्क्रिय तंत्र भी परिपक्व ही नहीं हुआ। निष्क्रिय तंत्र से यहां मतलब है कि किसी भी औषधि या किसी भी चीज की जो टॉक्सिन पैदा होती है, किसी भी चीज से शरीर में जो टॉक्सिन बनता है उसको खत्म करना, टॉक्सिन को खत्म करना। तो ये निष्क्रिय तंत्र भी इनमें होता नहीं है, निष्क्रिय तंत्र नहीं होगा तो टॉक्सिन खत्म नहीं होगा, टॉक्सिन खत्म नहीं होगा तो इन पशुओं में जनरल एनेस्थीसिया के रूप में पेंटोबार्बिटूरेट, सोडियम वगैरह आदि नहीं दे सकते। जनरल एनेस्थीसिया तो दे सकते हैं, लेकिन जनरल एनेस्थीसिया के रूप में पेंटो बार्बिटून, सोडियम जैसी हैवी डोज की जो एनेस्थीसिया है ना, ये यूज में नहीं ले सकते। इसमें सो जनरल एनेस्थीसिया में पेंटोबार्बिटून, सोडियम जैसी एनेस्थीसिया यूज में नहीं ले सकते। अब अगर ये एनेस्थीसिया यूज में ले लेंगे तो इनसे पशु की मृत्यु तक संभव है, क्योंकि एक लंबे टाइम इस एनेस्थीसिया का असर है जो लंबे टाइम तक बना रहेगा। वो क्यों बना रहेगा इसकी हम बात करते हैं, क्योंकि जो निष्क्रिय तंत्र है वो काम करेगा नहीं, निष्क्रिय तंत्र काम नहीं करेगा तो जो पेंटोबार्बिटोन, सोडियम एनेस्थीसिया का जो असर है बॉडी में वो लगातार बना रहेगा, और ये जो असर लगातार बना रहेगा ना, इसी के कारण इसकी मांसपेशियां, शरीर रचना सीमित होती है और ये पूरे ब्लड में सर्कुलेट होगा, तो ये जहां तक लगातार बना रहेगा तो ये हार्ट को भी ब्लॉक कर देगा, हार्ट ब्लॉक, नर्व ब्लॉक, हार्ट नर्व ब्लॉक लंबे टाइम तक ब्लॉक रहेंगे, तो इस कारण इसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इनमें मतलब नवजात में बड़े सोच समझकर एनेस्थीसिया यूज में लेना चाहिए जहां तक संभव हो। इनमें छोटे ऑपरेशनों में तो लोकली यूज में लेना चाहिए, और अगर बड़े ऑपरेशन भी आप कर रहे हैं तो उनमें सूंघने वाले एनेस्थीसिया, इनहेलेशन वाले जो एनेस्थीसिया आते हैं वो यूज में ले, या फिर रीजनल एनेस्थीसिया में ही काम कर, क्योंकि इनमें निष्क्रिय तंत्र या डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म है जो होती नहीं है, इस वजह से दिक्कत आ सकती है। आगे हम बात करते हैं
मतलब रोगी पशु के शरीर का आकार के बारे में हम बात करते हैं। पशु के शरीर के आकार के बारे में हम बात करते हैं। होता क्या है, जो छोटे पशु होते हैं ना, छोटे पशु लाइक मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूं, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मुर्गा, ये सभी छोटे पशुओं में आते हैं। पशु हो गए, पंछी हो गए। तो इनमें जो उपापचयी क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रिया या अवशोषण की हम बात कर सकते हैं। अवशोषण क्रिया, अवशोषण क्रिया जो है इनमें बड़े पशु से अधिक रहती है। उपापचय क्रिया या शोषण क्रिया अवशोषण क्रिया बड़े पशु से अधिक रहती है। तो ऐसे में करते क्या है, इनको निश्चित तक की दवा की मात्रा भी अधिक देते हैं। एनेस्थीसिया, दवा की मात्रा अधिक देते हैं। क्या बताया मैंने कि आकार में हम बात करते हैं कि छोटे पशु, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मुर्गा, ये इन सभी की उपापचय क्रिया, अवशोषण क्रिया अधिक होती है। बड़े पशु में जैसे मैं बात करता हूँ ऊंट, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, इनमें हम बात करते हैं इनसे अधिक रहती है। तो इनमें हमें एनेस्थीसिया की मात्रा अधिक देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इनमें हम एनेस्थीसिया की मात्रा कम देंगे तो इनमें अवशोषण दर अधिक है, तो ये जल्दी उसको अवशोषित कर देंगे, जल्दी एनेस्थीसिया को निष्क्रिय कर देंगे। तो इनमें एनेस्थीसिया की मात्रा बड़े पशुओं से अधिक देनी पड़ती है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी की। ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी कि सर्जरी के टाइम के आधार पर किस प्रकार के एनेस्थीसिया का हम सिलेक्शन करेंगे। इसमें दो प्रकार के एनेस्थीसिया यूज मिलेंगे, एक तो कम समय में लगने वाले और एक ज्यादा समय लगने वाला। तो पहले हम कम समय के ऑपरेशन की बात करते हैं कि कम समय में ऑपरेशन हो रहा है, तो इस प्रकार में किस प्रकार के एनेस्थीसिया यूज मिलेंगे। इस प्रकार के ऑपरेशन में अल्ट्रा सॉफ्ट एक्टिन पेंटोबार्बिचूरेट सोडियम। तो कम समय लग रहा है तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग पेंटोबार्बिचूरेट सोडियम। एग्जांपल की बात करता हूं मैं, थायोपेंटोन सोडियम। थायोपेंटोन सोडियम हम यूज में ले सकते हैं अगर कम समय लग रहा है। समय अधिक लग रहा है तो किस प्रकार के एनेस्थीसिया यूज मिलेंगे। अधिक समय के लिए, अधिक की मैं बात करता हूं, अधिक में हम लेंगे लॉन्ग एक्टिंग पेंटोबार्बिचूरेट
सोडियम। तो दो प्रकार के एनेस्थीसिया हो गए हमारे पास कि ड्यूरेशन में अगर कम समय सर्जरी में लग रहा है तो हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग पेंटोबार्बिचुरेट सोडियम काम में ले लेंगे। अगर समय अधिक लग रहा है तो लॉन्ग एक्टिंग पेंटोबार्बिचुरेट सोडियम हम काम में ले लेंगे। और इसमें अल्ट्रा में एग्जांपल ले लिया मैंने थायोपेंटेन सोडियम बहुत है, वो हम आगे बात करेंगे जैसे कि हम इनको पढ़ाएंगे अगली क्लासों में जब हम बात करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 हो गया, ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी हो गई। आगे हम बात करते हैं कि पशु चिकित्सा में उपलब्ध सुविधाएं। नंबर 8 पशु चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं की बात करते हैं कि किस प्रकार की सुविधा हो जब भी एनेस्थीसिया का सिलेक्शन करें, क्योंकि सुविधाएं डिपेंड करती हैं एनेस्थीसिया का सिलेक्शन करने में। अगर सुविधाएं हमारे पास नहीं होंगी तो हम एनेस्थीसिया का सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो हम जितनी अधिक सुविधाएं होंगी तो उतने हम लॉन्ग एक्टिव एनेस्थीसिया का और जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग कर सकते हैं। अब हम पहले बात करते हैं, पहला इस पे डिस्कस करते हैं हम सुविधाओं में। पहले बात करते हैं कि जो सर्जरी कर रहा है, शल्य क्रिया जो चिकित्सक कर रहा है, शल्य क्रिया करने वाला चिकित्सक। तो इस पे हम बात करते हैं कि शल्य क्रिया करने वाला चिकित्सक, अगर शल्य क्रिया करने वाला कोई सर्जन है तो वो डेफिनेटली आराम से ऑपरेशन करेगा, तरीके से ऑपरेशन करेगा। तो वो जहाँ ज्यादा टाइम लगेगा तो वो टाइम को कम कर देते। तो इसमें हमें शॉर्ट एक्टिंग जो होते हैं, ये अल्प समय के लिए जो एनेस्थीसिया होते हैं उन्हीं में वो काम कर देगा। अगर सर्जन ना होकर कोई जनरल डॉक्टर है, सामान्य डॉक्टर, तो डेफिनेटली वो टाइम लेगा, क्योंकि उसको वो चीज रूटीन में नहीं। एक रूटीन वाला डॉक्टर काम करे और एक टेम्परेरी डॉक्टर काम करे तो टाइम लगता है। तो रूटीन वाले डॉक्टर तो कम टाइम लेंगे, तो लोकल रीजनल में काम कर देगा। और जो नॉर्मल डॉक्टर है, सिंपल डॉक्टर, जनरल डॉक्टर जो है, वो ज्यादा टाइम लेगा। तो इस वजह से एनेस्थीसिया की टाइमिंग पीरियड भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं कि जो शल्य क्रिया करने के उपकरण उपलब्ध है कि नहीं। उपकरण उपलब्ध, उपकरण की बात हम करते हैं। अगर हम एक सूंघने वाला एनेस्थीसिया देना है तो उसके लिए उपकरण चाहिए होगा कि पशु को हम सूंघा सकें बराबर, या निडिल किस प्रकार की निडिल हमारे पास उपलब्ध है तो हम उसको निडिल से किस प्रकार का एनेस्थीसिया दे सकते हैं। सब कट्टर की निडिल है हमारे पास, या लंबी निडिल है तो नर्व ग्लोब की निडिल है, उस प्रकार के एनेस्थीसिया का हम सिलेक्शन करेंगे कि उपकरणों के आधार पर जिस प्रकार के उपकरण होंगे उस प्रकार के हम इसका कर लेंगे। तीसरा हम बात करते हैं ये निश्चेतक वाला डॉक्टर उपलब्ध है कि नहीं। निश्चेतन चिकित्सक मौजूद है या नहीं। तो इसमें हम बात करते हैं कि निश्चेतक से एनेस्थेटिक जो डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशल एनेस्थीसिया देने वाले होते हैं, अगर वो मौजूद है तो अच्छी बात है, तो वो तो उनके हिसाब से एनेस्थीसिया दे देंगे। अगर वो मौजूद नहीं है तो हमें लोकल या रीजनल में ही काम चलाना पड़ेगा। अगर जनरल एनेस्थीसिया देना है तो इनकी उपस्थिति होना जरूरी है, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में गंभीर सिचुएशन भी आ सकती है, तो उसको रिकवर कैसे करें तो ये अपने से बेहतर जानते हैं एनेस्थेटिक जो डॉक्टर होते हैं, तो इनकी मौजूदगी वहां जरूरी होती है। आगे हम बात करते हैं आपातकालीन ड्रग्स या इमरजेंसी जो ड्रग्स होती हैं, आपातकालीन सुविधाएं भी लिख सकता हूं, सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, O2
लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो अगर हमारे पास आपातकालीन सुविधा उपलब्ध है तो हम आराम से जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, नहीं तो लोकल जो रीजनल में काम चलाना पड़ेगा, जैसे O2 हो गई, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गई। और एक चीज और रहेगी इसमें, उसकी मैं बात करता हूँ कि आपके पास किस किस प्रकार की मेडिसिन उपलब्ध है। औषधि किस प्रकार की औषधि उपलब्ध है। एक सिंपल सी एक बात है, अगर आपके पास लोकल एनेस्थीसिया ही उपलब्ध है तो आप लोकली दोगे, जनरल तो देने से रहे। अगर आपके पास जनरली उपलब्ध है तो आप जनरली दोगे, लोकल देने से रहे। रीजनल है तो रीजनली। तो आपके पास जिस प्रकार का एनेस्थीसिया होगा आपको उसी में भी काम चलाना पड़ सकता है, इमरजेंसी कंडीशन। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास किस प्रकार का एनेस्थीसिया है। तो आज हमने बात की कि सिलेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया की, किस प्रकार के एनेस्थीसिया का हम सिलेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या ध्यान में रखें, एनिमल ब्रीड में क्या रखें, स्पीसीज में क्या रखें, टाइप ऑफ सर्जरी में क्या रखें, हेल्थ ऑफ एनिमल्स में, एज में, आकार में, ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी, पशु चिकित्सा में उपलब्ध सुविधाएं, इन सभी के बारे में हमने बात की। तो क्लास पूरी लेना, स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते जाना क्लास के, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। नोट्स बनाओ तो नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, और साथ ही में जो इसके जो प्रश्न और जो बनेंगे पूरा एनेस्थीसिया चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैं प्रश्न डालूंगा इसके ऑनलाइन ही आपको, कि किस प्रकार के पूरे चैप्टर में से प्रश्न बन के आ सकते हैं। तो उनकी हम प्रिपरेशन अलग से करेंगे प्रश्नों की, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में, पहले नहीं। और वीडियो क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा उसको आप कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली क्लास में आप।